Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट, रेफरेंस बुक, एनटीएससी और ओलंपियाड की फ्री प्रिपरेशन यहां पर कराई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको यहां पर किसी सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो आज यहां पर एक नई सीरीज हमने जो स्टार्ट करी थी उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये क्लास 9th और 10th की आपकी टीम है जो कि आपको कामयाब बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पे अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और वेरियस टेस्ट में बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्म कर सकें। तो हमारी जो सीरीज यहां पर चल रही है इसमें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए और जो आगे यहां पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनका पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। और अभी हमने ज्योग्राफी का डिस्कशन यहां पर स्टार्ट कर लिया है। इससे पहले हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ड्रेनेज वाला चैप्टर हो गया, क्लाइमेट वाला चैप्टर हो गया, ये सब चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का डिस्कशन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इसमें मैंने आपको ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कौन सा 1 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, लेकिन हर तरीके के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सब चीजों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर मर्ज अंडर वाटर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप का फॉरेस्ट है। ठीक है, यहां पर ये विच नहीं आएगा। सो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर मर्ज अंडर वाटर। ठीक है, मतलब किस तरीके के फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो पानी के अंदर डूबी रहती हैं और आधी बाहर रहती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, तो दोनों जो है वो एक ही चीज है, तो दोनों में से कोई भी चीज यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच फेमस एनिमल इज फाउंड इन द टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, अब टाइडल फॉरेस्ट में या मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन सा फेमस एनिमल है जो यहां पर मिलता है। वैसे तो देखो वहां पर कई सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, रेप्टाइल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, एम्फीबियंस भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो एक तरीके के एनिमल के लिए बहुत ज्यादा है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एनिमल भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो रॉयल बंगाल टाइगर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। है ना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहां पर क्या है कि हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून यहां पर बनाया है, तो आपको यह बताना है कि कौन से साल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसको यहां पर पास किया गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसको यहां पर पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया। मतलब भारत में आज के टाइम पीरियड पर, है ना, आपकी बुक के हिसाब से टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यहां पर सेटअप किए गए हैं। अब देखिए बुक में क्या है कि कंटेंट जो है वो अपडेटेड नहीं है। वैसे अगर हम यहां पर अभी देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो करंट यहां पर है, ठीक है, वो कितने दिए हैं, वो टोटल है 18। है ना, हमारे देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 14 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, करंट में 18 है लेकिन बुक में यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो 14 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन को जहाँ जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो 14 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन को हम यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, देखो नेचुरली जो यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलेगा उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, मतलब उसमें कोई आउटसाइड या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। है ना, सो इट मीन्स दैट प्लांट कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी आउटसाइड और ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कोई आउटसाइड या ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से जो वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसको हम नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। ठीक है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर है। ठीक है, सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो आपको देहरादून देखने को मिलती है। ठीक है, सो उत्तराखंड जो है यहां पर क्या है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया हुआ है कि वेयर इज इंडिया डू फ्लेमिंगो माइग्रेट टू नेस्ट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है
कि जो फ्लेमिंगो यहाँ पर होती है, फ्लेमिंगो जो है एक तरीके की बर्ड आपको देखने को मिलेंगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि भारत में जो है वो माइग्रेट करते हैं, है ना, मतलब जो साइबेरियन वगैरह या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहां से माइग्रेट करके जो है वो इंडिया में आती है, क्योंकि वहां पर ठंडी वगैरह बहुत देखने को मिलती है ना। तो इस वजह से क्या है कि फ्लेमिंगो जो है इंडिया माइग्रेट करते हैं, तो नेस्ट इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कहां पर आता है, ये रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा, और रन ऑफ कच्छ की बात अगर हम करेंगे तो ये कहां पर है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। तो गुजरात जो है वहां पर रन ऑफ कच्छ जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है ना। अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर में आ सकते हैं आपसे, है ना, या एमसीक्यू वगैरह में अगर पूछेंगे तो एमसीक्यू वगैरह में भी इस तरीके के जो सवाल है वो यहां पर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन में क्या अंतर होता है। एक चीज तो होती है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब यहां पर क्या है कि पूरे के पूरे जो पेड़ है वो यहां पर आप कट कर दे रहे हो, ठीक है। तो कट करने वाली जो प्रोसेस है उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिससे फॉरेस्ट यहां पर क्या हो रहा है कि कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब फॉरेस्ट यहां पर बढ़ता है तो उसको 2 टर्म से हम यहां पर डिनोट करते हैं, एक होता है रिफॉरेस्टेशन और एक होता है अफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यहां पर क्या है यह आपको बताना है। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है री, है ना, जैसे क्या होता है कि किसी चीज को जब हम यहां पर क्या करते हैं कि जैसे एक होता है वाइटलाइज करना, एक होता है रिवाइटलाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी चीज को दोबारा जो है वो यहाँ पर उसमें एनर्जी लाना या उसको वापस जिंदा करना, है ना। तो री मतलब दोबारा करना। सो रिफॉरेस्टेशन मतलब इट इज अ प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब ये उन जगह पर चीजों को जो है वो प्रैक्टिस की जाती है जहां पर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अफॉरेस्टेशन देखेंगे, न्यू फॉरेस्ट आर प्लांटेड इन द न्यू एरियाज, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नए एरियाज हैं जहां पर पहले कोई फॉरेस्ट यहां पर नहीं था, वहां पर हम फॉरेस्ट लाना चाहते हैं, इसलिए नए जो ट्रीज वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, उनको हम यहां पर प्लांट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो यहां पर अफॉरेस्टेशन कहलाती है। 2 सैपलिंग्स आर प्लांटेड टू रिप्लेस एवरी फॉलन ट्री, है ना, मतलब जितने भी यहां पर पेड़ काटे गए हैं या पेड़ गिर गए हैं उनकी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फुलफिल करने के लिए, है ना, उनको रिप्लेस करने के लिए 2 पेड़ यहां पर लगाए जाते हैं, है ना। पेड़ का मतलब सैपलिंग्स है ना, पौधा रहता है, पौधे को रोपते हैं। सो 2 सैपलिंग्स यहां पर देखने को मिलेगी। अब यहां पर क्या है कि 1 सैपलिंग इज प्लांटेड टू गेट 1 ट्री, है ना। अब यहां पर 2 क्यों है भाई, क्योंकि एक कटा हुआ है ना। अगर एक कट गया है उसको अगर हम यहां पर रिप्लेस करेंगे तो एक ही लगाना है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा और फॉरेस्ट यहां पर बढ़े, इसलिए 2 सैपलिंग्स जो है वो रिफॉरेस्टेशन में लगाई जाती हैं। इट इज प्रैक्टिस टू अवॉइड द एविल्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, है ना। कई बार क्या होता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, जैसे झूम कल्टीवेशन वगैरह होता है, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में खेती करते हैं, पेड़ वगैरह काट देते हैं, फिर उसको छोड़कर जो है वो कहीं आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो एरिया में जहाँ पर उन्होंने पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी थी, है ना, वो चीज़ें यहाँ पर क्या है कि वो खराब हो जाती हैं। तो वहीं पर हम ये जो फॉरेस्ट वगैरह है वो यहाँ पर दोबारा यहाँ पर लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस टू ब्रिंग मोर एरिया अंडर फॉरेस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट वगैरह होता है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि कोई भी कंट्री, कोई भी एरिया, कोई भी स्टेट, वहां पर मिनिमम 33%, मतलब जितना भी एरिया है, जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, अब इसका 33% अगर आप देखेंगे तो 33% पर जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, है ना। तो भारत के केस में भी यही देखने को मिलेगा कि 33% की रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि भारत में जो टोटल लैंड एरिया है उसका 33% जो है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है ना। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसी वजह से क्या होता है कि आप सब लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर मौसम बदल रहा है, ठीक है, गर्मी वगैरह जो है वो बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलती है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, आज से 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन अब टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक होना बहुत कॉमन सी बात यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि पेड़ पौधे जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको यहाँ पर मेंटेन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन, मेंशन एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसको पैराग्राफ में लिख दिया गया है, अगर आप चाहो तो पॉइंट्स के सारे जो है वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कि जो मनुष्य होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन की जो इकोलॉजी यहाँ पर होती है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। सो ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और साथ ही साथ जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट होता है, इन सब चीजों को अगर हम मिला देंगे तो एक इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर डेवलप होता है। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो मनुष्य जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि वेजिटेशन, जो भी वहाँ पर पौधे हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनका यूटिलाइजेशन करता है। इवन वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पर यूटिलाइज करेगा। वाइल्ड लाइफ में याद रखिएगा, वाइल्ड
जो है उसमें दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर हैं, है ना, मतलब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है और जो वाइल्ड एनिमल है, दोनों चीजों को हम कवर करते हैं, ठीक है। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। मनुष्य को जितनी आवश्यकता होती है अगर उसका वो यहाँ पर प्रयोग करे, तो यहाँ पर क्या है कि जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर देखते रहते हैं, है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मनुष्य की जो ग्रीड है ना, जो लालच है वो बहुत ज्यादा है ना, कि यार मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट में हमारा घर बन जाएगा तो 1500 स्क्वायर फीट में हम घर बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके की सबकी यहाँ पर अपनी अपनी ग्रीड आपको देखने को मिलेगी। दे क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज एंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मनुष्य होते हैं अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए पेड़ पौधे को काटते हैं, जंगली जानवर जो हैं उनको यहाँ पर मारते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर क्या होता है कि शिकार करने का शौक होता है। अभी शिकार करने का शौक अगर है यहाँ पर, तो जंगल में घुसकर अगर आप एनिमल्स को मारोगे तो ये तो एक अपराध है ना, तो वो चीजें आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं, है ना, या जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, कई सारे लोग जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, है ना। एक्सटिंक्ट होने का क्या मतलब हुआ? एक्सटिंक्ट होने का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हुआ कि ये सब लोग जो है वो पहले मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं, है ना। और कई सारे जो एनिमल्स हैं या वेजिटेशन है, अगर आप उनको देखेंगे तो वो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर स्टेप नहीं उठाए तो इन फ्यूचर जो है वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि इकोलॉजिकल जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है उसमें मनुष्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है, और हमें इस तरीके की चीजों को यहाँ पर मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। What are biosphere reserved and what are their uses, ठीक है। टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो भारत में स्टेब्लिश किए गए अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं और इनका क्या प्रयोग होता है? अब प्रोटेक्टेड एरियाज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए दो चीजें होती हैं, एक यहां पर होता है इन सेतु कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु कंजर्वेशन या आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे। सो जो यहाँ पर इन सेतु कंजर्वेशन होता है, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो इन सितु जो कंजर्वेशन है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जानवर या वेजिटेशन जो है जहां पर वो नेचुरली मिलते हैं वहीं पर उनका कंजर्वेशन करना, वहीं पर उनको प्रोटेक्ट करना, इसे हम यहाँ पर इन सितु कंजर्वेशन जो है वो कह रहे हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बोला गया है कि जहां पर नेचुरल हैबिटेट है, जहां पर वो ओरिजिनली आपको देखने को मिलते हैं, वहीं पर अलग अलग तरीके के वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर क्या होता है कि एरिया जो है वो हम यहाँ पर रिजर्व कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया को हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं, जिसका नाम यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया है। अब अगर हम देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के यूजेस होते हैं वो यहाँ पर क्या क्या होते हैं। देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि आपके ऊपर ना कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाई गई हैं, है ना, मतलब आप उसका किस तरीके से यूज करोगे, इन सब चीजों के ऊपर फोकस यहां पर जो है वो किया जाता है। सो इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। These rare plants and animals are transmitted to the future generations in all their natural glory। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब इनको हम कंजर्व करेंगे और इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजों को हम बड़े स्केल पर जो है वो यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं। द सराउंडिंग एरियाज आर रिजर्व फॉर रिसर्च वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। उसके आसपास का जो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे ये एक मैंने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एरिया होता है ना, इसको हम कोर एरिया बोलते हैं, और इसके बाद यहां पर अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो एरिया है ये आपको ट्रांजिशन एरिया यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर अलग अलग तरीके की रिसर्च वगैरह की जो वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए यहां पर जो साइंटिफिक यहां पर रिसर्च वगैरह होती है वो यहां पर कंडक्ट करी जा सकती है, ताकि फ्लोरा एंड फौना को जो है वो हम भविष्य में और अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलप कर सकें, उनको कंजर्व यहाँ पर किया जाए। तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है वो आपको ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दिया हुआ, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा। टू फीचर्स ए एंड बी आर मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और उसके बाद आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस मार्क्ड ऑन द मैप, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपको ये बताना है कि आपको ये जो फीचर्स वगैरह है, ठीक है, उनको यहां पर मार्क करना है कि ये फीचर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। जैसे ये वाला फॉरेस्ट टाइप कौन सा है ना, सेकंड वाला फॉरेस्ट टाइप कौन सा है, और मुडुमलाई जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर लोकेटेड है, उसके बारे में आपको यहां पर लोकेशन जो है वो यहां पर मार्क करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है।
सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि एक तरीके का फॉरेस्ट टाइप ये है ए वाला, और एक तरीके का फॉरेस्ट टाइप जो है वो बी वाला है ना। और उसके बाद मुदुमलाई जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर है, वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु में हम इसको यहाँ पर जो है वो मार्क करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो यहाँ पर है ना, जैसे अगर आप ये वाला पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर देखो तो ये माउंटेन वाला रीजन है ना। तो माउंटेन वाले रीजन में क्या होगा, माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो फॉरेस्ट यहाँ पर हुआ ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये गुजरात और राजस्थान वाला रीजन है ना। गुजरात और राजस्थान में क्या होता है कि बारिश वगैरह आपको कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल थॉर्नी जो फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा जो मुदुमलाई है ना, तो मुदुमलाई जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो मुदुमलाई जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मुदुमलाई जो है ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसमें जो एरो यहाँ पर लगेगा वो यहाँ पर इस तरीके से तमिलनाडु में जो है ये आपको मुदुमलाई के बारे में यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को लोकेट कर सकते हो। मैं आपको लास्ट में जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर से आने वाला जो मैप वर्क है एक बार क्विक रिवाइज करा दूंगा, तो आप उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। अभी क्या है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छी तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाए। बाकी लास्ट में मैं आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन वगैरह है वो अच्छी तरीके से एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो दिया हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर, बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने आपको अभी रीजन बता ही दिया है कि विंटर के टाइम पीरियड पर क्या होता है कि हमारे देश में कई सारे वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा दलदली क्षेत्र, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा मार्शी लैंड है वो। उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो कार्बन होता है ना उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर ये जो आपके वेटलैंड्स हैं ये यहाँ पर ना हो और इनको अगर हम समाप्त कर देंगे तो वो जो कार्बन इन्होंने स्टोर करके रखा है ना वो इन्वायरमेंट में छूट जाएगा। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर वगैरह है हमारे इन्वायरमेंट का वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो क्या होता है विंटर वगैरह के टाइम पीरियड पर बहुत सारे जो बर्ड्स वगैरह होती हैं यूरोप से, है ना, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है वहाँ से, जैसे साइबेरियन क्रेन है, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको इन्हीं पर्टिकुलर जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि रन ऑफ कच्छ में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलती है। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक plumage come in the 1000 to build nest mounts from the salty mud and raise their young ones, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये लोग आते हैं, इसके 2-3 रीजन है। पहले रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इनको पानी वगैरह खाने पीने की चीज़ें जो है वो बड़े स्केल पर मिल जाती है। दूसरी बात इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर सुटेबल है क्योंकि जिस पर्टिकुलर रीजन से ये लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो बहुत लो टेम्परेचर है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि नेस्टिंग वगैरह भी जो है वो बड़े स्केल पर यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि वो नाम अगर आप आंसर में लिखोगे तभी आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ हैज द टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में जो इंडिया में वेजिटेशन कवर है ना, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है ये आपको बताना है। The character and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with humidity in the air, precipitation and soil। देखिए सिंपल सी बात यह है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अगर हम वेजिटेशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे सॉइल के बारे में बात कर लीजिए, प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर लीजिए। प्रेसिपिटेशन का बेसिक मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी यहाँ पर कितनी है और टेम्परेचर कितना है। Climate plays a very important role in influencing the vegetation cover of India. The area with high temperature and high humidity support dense forest, ठीक है। अब इसका रीजन यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर मान लीजिए कि कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, और रेनफॉल अगर ज़्यादा होगी तो वेजिटेशन ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब डेंस वेजिटेशन जो है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि नियर इक्वेटर अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जो ये वेजिटेशन है वो आपको बड़ा डेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर यहाँ पर कहीं पर कम है
तो ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पर कम होगी, रेनफॉल जो है वो यहाँ पर कम होगी, तो वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर आपको स्कार्स देखने को मिलेगा, मतलब वेजिटेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा जो टेम्परेट वगैरह वाले रीजन्स होते हैं, है ना, या फिर आप अगर पोलर रीजन्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर वेजिटेशन बहुत कम है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी जो है इस क्वेश्चन के आंसर में यहां पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ हैज द फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फोटो पीरियड का बेसिक मतलब यहां पर क्या होता है कि सनलाइट, है ना, किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी सनलाइट यहां पर पड़ती है, उसके बेसिक्स, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सनलाइट जो है वो ज्यादा टाइम तक यहां पर रहेगी, है ना, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेनफॉल ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा तो वेजिटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। मतलब जहां पर सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, है ना, या बड़े टाइम के लिए जहां पर डायरेक्टली फॉल कर रही हैं वहां पर फोटो पीरियड ज्यादा है ना, सिंपल सा लॉजिक है। सो द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड, है ना, मतलब कि जो लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं, लोअर लैटिट्यूड्स का मतलब हुआ कि वो इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर पे क्या होता है कि साल भर जो है वो सनरेज डायरेक्टली ही फॉल करती हुई आपको दिखाई देती हैं, है ना, मतलब उसमें सनरेज में जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ठंडी वगैरह के सीजन जो है वो आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, है ना, जो लोअर एल्टीट्यूड है वहां पर तो आपको नॉर्मल चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन एल्टीट्यूड जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हाइट यहाँ पर बढ़ती जाती है, आप ये कह सकते हैं कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। फिर उसके बाद सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सनलाइट है वो समर के सीजन में डायरेक्टली यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ज्यादा टाइम तक आपको देखने को मिल रही है, और इसी वजह से क्या होता है कि समर का जो सीजन होता है उस टाइम पीरियड पर जो ट्रीज होते हैं वो जल्दी यहां पर ग्रो करते हैं, ज्यादा स्पीड में यहां पर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ हैज द प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी हमने तीन चीजें देखी, एक तो फोटो पीरियड देखा, एक हमने टेम्परेचर देखा, और अब हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की। मतलब प्रेसिपिटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया के वेजिटेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सो इन इंडिया ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड द रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, हमारे देश में ज्यादा जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, और जो तमिलनाडु कोरोमंडल वगैरह का कोस्ट होता है वहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब पानी वगैरह यहां पर मिलता रहेगा तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर उस एरिया में जो है वो डेंस वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको दो पॉइंट बार बार समझाया है ना, कि टेम्परेचर ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा, वेजिटेशन ज्यादा। अब अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर वगैरह के पास क्या होता है कि वहां पर एकदम से बारिश वगैरह जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअली, है ना, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इन रीजन्स ऑफ इंडिया विद लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी एंड ट्रीज एंड बुशेस। ठीक है, जहां पर रेनफॉल बहुत कम हो रही है वहां पर आपको थॉर्नी जो फॉरेस्ट हैं या बुशेस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, मतलब कंटीले जो यहां पर पेड़ पौधे होते हैं वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो जहां पर आप ये कह सकते हैं कि बारिश ज्यादा होगी वहां पर वेजिटेशन आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा, जहां पर बारिश कम होगी वहां पर वेजिटेशन जो है वो छोटे स्केल पर देखने को मिलता है, मतलब नॉर्मल तरीके का वेजिटेशन होता है। थॉर्नी फॉरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, बुशेस वगैरह देखने को मिलती हैं, कटीले पेड़ वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो दिया है कि हाउ वाज द सॉइल इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया, है ना, सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस होता है वेजिटेशन कवर को डिफाइन करने में, ये आपसे बताना है। सो देखिए यहां पर क्या है कि द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेसिस। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि ब्लैक सॉइल जो है वो यहाँ पर डेक्कन और मालवा प्लेटू पर आपको देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद मार्शी सॉइल जो है वो कहां पर देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना, यहाँ पर जहां पर रिवर जो है वो डेल्टा वगैरह बनाती है। ठीक है, फिर एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा, है ना, एलुवियल सॉइल यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर हिली सॉइल, अलग अलग तरीके की सॉइल यहाँ पर होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, अब मार्शी जो सॉइल यहाँ पर है ये जूट कल्टीवेशन के लिए है ना। फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल अगर आप देखोगे तो ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए उपयोगी होता है।
एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्मल जैसे राइस हो गया, वीट वगैरह हो गया, इन सब चीजों के लिए भी आपको ज्यादा यूजफुल जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे डेजर्ट सॉइल है, ठीक है, तो डेजर्ट सॉइल जो होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, कोर्स ग्रेन्स वगैरह है ना, थोड़ा मोटे दाने वाली जो चीजें होती हैं, उनके लिए यहाँ पर यूजफुल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हिली सॉइल वगैरह में अगर आप देखोगे तो सैफरन कल्टीवेशन वगैरह जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरीके की चीजें, मतलब हर अलग अलग तरीके की सॉइल का जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके की पर्पस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस वाइल वेट मार्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन द हिल स्लोप विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। बाकी जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, ये एग्जांपल भी आप अपने आंसर में कोट करोगे तो आपको अच्छे नंबर जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ हैज द लैंड इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया। मतलब मैंने आपको ना हर तरीके की चीजें बता दी। अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, फोटो पीरियड है ना, फिर टेम्परेचर, फिर उसके बाद यहां पर जो है ये हो गया प्रेसिपिटेशन, इससे वेजिटेशन के ऊपर कैसे इंपैक्ट आता है, ये 5 नंबर पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सॉइल कैसे इन्फ्लुएंस करती है ना, लैंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दोनों एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो लैंड इन्फ्लुएंस कैसे करेगा ये बता सकते हैं। सो लैंड अफेक्ट द नेचुरल vegetation directly and indirectly. We cannot expect the same type of vegetation in mountainous, plateau and the plain areas और in dry and wet regions, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि माउंटेन में जैसा यहाँ पर वेजिटेशन है वैसे प्लेन में मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। या जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, बारिश कम होती है, सेम वेजिटेशन मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। मतलब आपका नेचर कैसा है लैंड का, लैंड आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है, उससे यहां पर क्या होता है कि वेजिटेशन जो है वो यहां पर इन्फ्लुएंस होता है। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जैसे अगर आप प्लेन्स वगैरह में देखोगे जहां पर रिवर्स वगैरह ज्यादा फ्लो करती हैं, उन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं। द अनडुलेटिंग एंड रॉक टेरेंस आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। मतलब वहां पर क्या होता है कि ग्रासलैंड्स का मतलब होता है जहां पर घास वगैरह होती है, ठीक है, ज्यादा। जैसे नॉर्थ अमेरिका वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहां पर ग्रासलैंड्स जो मिलती हैं उनको हम प्रेरीज कहते हैं, है ना। जैसे सवाना ग्रासलैंड्स हो गया, है ना, स्टेप्स ग्रासलैंड हो गया, काफी अलग अलग तरीके की चीजें हैं। और वुडलैंड्स मतलब जो लकड़ी वगैरह आपको देखने को मिलती है, जिनका हम फर्नीचर वगैरह में, है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह की चीजों में जो प्रयोग करते हैं वो देखने को मिलता है। और वहां पर वाइल्ड लाइफ वगैरह भी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि हर तरीके का जो टेरेन होगा वहां पर अलग तरीके का वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। दो अलग अलग टेरेन पर दो अलग अलग वेजिटेशन होंगे, सेम तरीके की पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम 3 मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन इंडिया एंड राइट 1 फीचर ऑफ द ईच, ठीक है। 5 भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अब 3 आपको लिखना है। सो पहला यहां पर जो है ये है सर्पगंधा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि इसको ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, और सर्पगंधा जो है वो केवल इंडिया में ही आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, जामुन द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज्ड टू प्रिपेयर विनेगर विच इज कैरामिनेटिव एंड डायूरेटिक एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जामुन वगैरह अगर हम खाएंगे या उसके जूस से विनेगर वगैरह यहाँ पर बनाते हैं, डायरेक्टली भी खा सकते हो आप जामुन, तो उससे डाइजेशन वगैरह जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर होता है। अर्जुन द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स इट अ क्योर फॉर ईयर एक, इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेश जूस होता है लीव्स का, ठीक है, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि द फ्रेश जूस ऑफ अ लीव इज अ क्योर, ठीक है, ये इज कर दीजिएगा आप यहां पर, ठीक है, इज अ क्योर फॉर ईयर एक, इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब अगर कान वगैरह में दर्द होता है तो आप यहाँ पर अर्जुन का प्रयोग यूज कर लीजिए, है ना, उसकी पत्तियों से जो जूस यहाँ पर बनाया गया है, और इसको हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, तो इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर बोला जा रहा है कि 2 फीचर्स ए एंड बी आर मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस मार्क्ड ऑन द मैप, ठीक है। तो जो लाइन यहां पर बताई गई है उसमें मार्क करना है। ए वाला जो है ये भी एक फॉरेस्ट टाइप है, बी वाला जो है ये भी एक फॉरेस्ट टाइप है,
और इसी में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी यहाँ पर मार्क करना है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, वो आपको आसाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मैप वर्क आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में जो बी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो आपने यहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया। वेस्टर्न घाट का अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका लीवर्ड साइज है ना। तो लीवर्ड साइज है, तो लीवर्ड साइज में क्या होगा कि जो मॉइस्चर वाली यहाँ पर विंड्स होती हैं वो ब्लो नहीं करती हैं, है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल यहाँ पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और फिर ये आसाम वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, सो यहाँ पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चीज है ये आपको आसाम में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द मेन कॉसेस विच आर अ थ्रेट टू द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम को थ्रेट पहुंचाने वाले जो मेन कॉसेस आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं। सो पीपल्स आर इनहेबिटेड द एरियाज बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर जमीन तो बची नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने आसपास के एरिया में भी देखते होंगे, शहर में देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं कि दूर दूर जो है वो कॉलोनी वगैरह यहाँ पर स्टेब्लिश करने लग गए हैं। तो बेसिकली वहाँ पर जगह कैसी आई, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट को यहाँ पर कट कर दिया। हो सकता है कि हम में से कई लोगों का घर ऐसा हो जहाँ पर पहले फॉरेस्ट रहता हो, लेकिन अब वहाँ पर क्या है कि लोग यहाँ पर रहने लग गए हैं। ठीक है, सो reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and for the construction of houses, dams, roads and industries। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, उनको बस ये लगता है कि डेवलपमेंट हमको करना है ना, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, डैम्स बनाने हैं, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब हमको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उससे हमको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार अगर आप देखेंगे तो आसपास की जो नदी वगैरह होती है उसमें जो अनट्रीटेड यहाँ पर वेस्ट होते हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। कचरा वगैरह फेंक दिया जाता है। हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर आल्सो अ ग्रेट थ्रेट टू द इकोसिस्टम। ठीक है, लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे, हंटिंग वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्लीट इकोसिस्टम होता है उसको यहाँ पर थ्रेट पहुंचती हुई देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। हाईलाइट द डिफरेंट सब्जेक्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर सरकार ने अलग अलग तरीके के यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब है कि इनिशिएटिव्स जो यहाँ पर लिए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट आप दे दीजिए। सो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि 14 जो है वो हमने यहाँ पर 14 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यहाँ पर हमने सेटअप किए हैं। 4 आउट ऑफ दीज द सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तरांचल, द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड द नीलगिरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, मतलब मैं अभी आज के टाइम की बात कर रहा हूं, मैं जब ये वीडियो आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे देश में है वो टोटल कितने हैं, वो 18 आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को का है। ठीक है, सो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जिसके तहत ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना उसको यहाँ पर वर्ल्ड नेटवर्क में यहाँ पर डालते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग यहाँ पर करी जा सके, है ना। सो अगर हम इसमें से देखेंगे तो 18 में से 12 अगर आप देखोगे तो करीब हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको हमने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अलग अलग तरीके के हमने फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं टू मैनी बॉटनिकल्स गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह होते हैं, जूलॉजिकल पार्क वगैरह होते हैं, तो उनको हम लोग फाइनेंशियल और टेक्निकल मतलब आर्थिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी यहाँ पर सहयोग जो है वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था 1973 में, है ना। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट राइनो हो गया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह हो गया। तो काफी अलग अलग तरीके की चीजें अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर स्टार्ट करी गई हैं एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, उसको यहाँ पर हम कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर शुरू करी गई हैं। फिर उसके बाद ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 फीचर्स ए एंड बी आर मार्क्ड
in the given political map of India. Identify these features with the help of following information and write their correct names on the lines marked on the map. ठीक है, तो ए वाला जो है वो एक बर्ड सेंचुरी है, सेकेंड वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये भी एक बर्ड सेंचुरी है, और दक्षिगम जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दक्षिगम जो यहाँ पर है उसको भी यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, दक्षिगम नेशनल पार्क जो है उसको मार्क करिए। सो पहला वाला जो अगर हम देखोगे तो ये राजस्थान है ना, तो राजस्थान में यहाँ पर कौन सा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान में भरतपुर, जिसको हम केवलादेव यहाँ पर जो है वो बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रंगनाथित्थु जो है वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, तो कर्नाटका में रंगनाथित्थु जो है वो यहाँ पर बर्ड सेंचुरी हो गई। उसके बाद दक्षिगम जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से ये मार्क कर दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको। तो दक्षिगम जो है जम्मू कश्मीर में है, भरतपुर जो है वो राजस्थान में है, और रंगनाथित्थु जो है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि बायोम यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, बायोम की डेफिनेशन आपको यहाँ पर बतानी है। सो बायोम मीन्स प्लांट कम्युनिटी अकरिंग इन अ डिस्टिंक्ट ग्रुप इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बात होती है कि जो प्लांट की कम्युनिटी है ना, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर हुआ कि वेजिटेशन है ना, तो एक तरीके का वेजिटेशन, एक तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वहां पर आपको देखने को मिलती है। इन अदर वर्ड्स, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज टर्म्ड एज अ बायोम। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा, जैसे इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और उसके आसपास का जो भी यहाँ पर इन्वायरमेंट वगैरह होता है वो सी चीजें हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि एक पर्टिकुलर जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जहां पर अलग अलग तरीके के फ्लोरा और फौना आपको देखने को मिलते हैं जो कि केवल उसी कंडीशन को यहां पर सपोर्ट करते हैं, उसको हम यहां पर बायोम कहते हैं। द बायोम्स आर कैटेगराइज्ड और आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट स्पीसीज, दस देयर मे बी मेनी बायोम्स। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे बायोम्स हो, क्यों, क्योंकि वो जो बायोम आपने क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाया है उसको ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो बायोम्स कई सारे यहाँ पर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि द फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ टोरेंटियल, जो यहाँ पर रेनफॉल होता है, मतलब जहां पर बहुत बारिश होती है, जैसे वेस्टर्न घाट यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, आसाम वगैरह हो गया, तमिलनाडु वगैरह, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या है कि 200 सेंटीमीटर से रेनफॉल ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पत्तियों के झड़ने का जो टाइम होता है वो डिफाइन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू द 60 मीटर्स और इवन एबो। ठीक है, 60 मीटर तक की हाइट के जो ट्री होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या उससे भी ऊंचे हो सकते हैं। दिस एरिया हैज लग्जरिएंट वेजिटेशन इंक्लूडिंग ट्रीज ऑफ ऑल काइंड, शब्स एंड क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब नीचे घास हो गई, फिर थोड़े छोटे ट्रीज, फिर थोड़े बड़े ट्रीज, फिर सबसे बड़े ट्रीज, तो यहाँ पर कैनोपी वगैरह है ना, या फिर जो अलग अलग तरीके की लेयर्स होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। रिमेन्स वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा होता है तो बारिश वगैरह आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा अभी इसको क्या है कि ये तो क्या है कि सिर्फ क्वेश्चंस जो आपके पहले एग्जामिनेशन में आए हैं या आ सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कई लोगों को ये लगता है कि सर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वन शॉट रिवीजन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, साथ ही साथ जो आपका टॉपिक वाइज जो वीडियोस होते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, या जो टेस्ट पेपर इसका आपने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर लिया होगा, तो ये सब चीजें भी आपको प्रोवाइड करी गई हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर जरूर एक्सेस करिएगा। वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दो फीचर मार्क किए गए हैं, ठीक है, ए और बी, और अब आपको यहाँ पर ये बताना है आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो एक नेशनल पार्क है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो एक फॉरेस्ट टाइप है, मतलब यहाँ पर ये फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये फॉरेस्ट है, और इसमें मानस जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी आपको मार्क करना है। सो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है भाई? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको आसाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर हैं ये डेल्टा बना रहे हैं, तो डेल्टा के पास जो यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिर उत्तराखंड में जो ये नेशनल पार्क है वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रहे आपके सामने आंसर। सो अगर आप देखोगे तो ये उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, जिम कॉर्बेट के नाम पर इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं।
फिर उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है आपका आसाम में, है ना, और उसके बाद ये हो गया आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी लास्ट में मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितना भी आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में मैप वर्क यहाँ पर आ रहा है, सब चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस हैं तो इनको हम यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिया हुआ है, कैन यू एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जस्टिफाई द आंसर विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब कोई भी जो भी यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, उसकी क्वालिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो फॉरेस्ट यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। तो आप इसको कैसे जो है वो यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो अपने आर्गुमेंट की मदद से, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, फॉरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एज दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है, जो मिट्टी वगैरह कटाव हो जाता है पानी के चक्कर में, सॉइल जो है इरोड हो जाती है, उसको यहाँ पर कंट्रोल करता है। लोकल जो क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करेंगे, है ना, जहां पर अगर आप देखोगे पेड़ वगैरह ज्यादा होते हैं तो वहां पर कूल इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो स्ट्रीम फ्लो वगैरह होता है, रेनफॉल वगैरह होती है, क्योंकि सॉइल को उसने पकड़ कर रखा है, तो स्ट्रीम का फ्लो वगैरह जो है वो इधर उधर नहीं भागता है। जैसे अगर आप देखेंगे रिवर अपना कोर्स क्यों चेंज करती है, क्योंकि वो मिट्टी को इरोड कर देती है ना। लेकिन फॉरेस्ट अगर ज्यादा रहेंगे तो मिट्टियां बंधी रहेंगी, तो उसमें इरोजन देखने को नहीं मिलेगा, तो रिवर कोर्स वगैरह चेंज नहीं करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनको सपोर्ट करेंगी, जहां से रॉ मटेरियल वगैरह आपको फॉरेस्ट से फुलफिल होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद कई सारी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह आपको जंगलों में देखने को मिलेंगी, तो उनको भी खाने पीने की चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। फॉरेस्ट ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यूज ऑफ रिक्रिएशन, कई लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं। इट कंट्रोल्स टेम्परेचर एंड कॉसेज रेनफॉल, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है, रेनफॉल वगैरह जो है वो अच्छी होती हुई आपको दिखाई देती है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं, जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो यहाँ पर क्या है कि वो बैक्टीरिया वगैरह जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं उससे वो ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे, तो जिससे क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ वगैरह भी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने में काफी क्रिटिकल जो रोल है वो यहाँ पर प्ले करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, Which are the most widespread forest of India? Mention any 2 characteristic feature of these forest, ठीक है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं। तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं है, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है। अब ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। So these are the most widespread forest in India. They are also called the monsoon forest. इसको monsoon forest भी हम यहाँ पर कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे रीजन में, बहुत सारे रीजन में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 70, मतलब कि 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो है वो बारिश आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि उसमें पत्तियों के झड़ने का कोई समय नहीं होता है ना। लेकिन समर सीजन में अबाउट 6 to 8 वीक्स में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ड्राई समर में ये लोग अपने पेड़ की पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडुअस। देखो ड्राई डिसिडुअस यहाँ पर क्या होगा, जहां पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, ठीक है। मॉइस्ट में अगर हम देखेंगे तो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, वो यहाँ पर आपका मॉइस्ट डिसिडुअस हो गया। मतलब कितना पानी यहाँ पर गिरता है ना, रेनफॉल होती है, उसके बेसिस पे हम ऐसे डिवाइड करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर टू बी फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ऑन द फुटिल ऑफ हिमालयाज, झारखंड एंड वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वहां पर इस तरीके के जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको मैप भी शो करूंगा, जब हम मैप वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक आइडिया और यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कैन यू नेम द फॉरेस्ट विच इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया एंड राइट देयर एनी 4 फीचर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जो यहाँ पर एरियाज वेस्टर्न घाट में या जो आइलैंड ग्रुप्स होते हैं इंडिया के, वहां पर जो मिलते हैं उनके बेसिस पे आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो आपको वेस्टर्न घाट और आइलैंड ग्रुप्स जो इंडिया के होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे, और ये आसाम वगैरह में, तमिलनाडु में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दीज फॉरेस्ट, जैसे अगर आप देखेंगे द एरियाज, अगर यहाँ पर आप देखें तो 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, मोर सुटेबल फॉर सच फॉरेस्ट, मतलब इसमें पत्तियां वगैरह नहीं गिरेंगी, 60 मीटर तक की हाइट आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो यही चीजें जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, और लेकिन इसमें कई चीजें और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें और कौन कौन सी ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। जैसे
देखोगे यहाँ पर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर वगैरह ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। और इसमें वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो होती है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बस ये आखिरी वाला जो पॉइंट है ये आपको कवर करना है। तो एक एग्जामिनेशन में ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आया था। चलिए, तो यहां पर क्या करना है कि थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स ऑफ इंडिया जो है उसके कुछ फीचर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी फॉरेस्ट का ही टाइप है। सो द नेचुरल वेजिटेशन लाइक थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस आर टू बी फाउंड इन द रीजन्स हैविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है, वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया कंट्री का, है ना, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा वगैरह वो देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद एशिसियस प्लैम्स, ठीक है, फिर कैक्टाई वगैरह जो होते हैं, ये कुछ स्पीसीज हैं वेजिटेशन की जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना है कि जो ट्रीज यहाँ पर होंगे ना वो स्कैटर्ड होंगे, मतलब कि दूर दूर आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या है कि लॉन्ग रूट्स आपको देखने को मिलेंगी पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। मॉइस्चर को यहाँ पर लेने के लिए आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो यहाँ पर सॉइल में जो उनकी रूट्स होती हैं वो बहुत अंदर तक आपको देखने को मिलेंगी। द स्टेम्स आर सेकेंड टू कंजर्व वाटर, है ना, उनमें एक वैक्सी टाइप की जो है वो लेयर आपको देखने को मिलेगी, है ना, मोटी पत्तियां होती हैं ताकि वो वाटर वगैरह को यहाँ पर कंजर्व कर सकें। टू मिनिमाइज इवेपोरेशन लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन ड्राई एरियाज, ठीक है। तो ये आपके फीचर्स हो गए थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में। तो इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन, ठीक है। मतलब दुनिया भर में मेगा डाइवर्सिटी जहां पर आपको देखने को मिलती है उसमें 12 कंट्रीज में से इंडिया भी आता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो आप, ठीक है। तो इसमें एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। सो आवर कंट्री इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर करीब 47,000 प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, है ना, जिसकी वजह से भारत दुनिया भर में 10th पोजीशन पर है ना, प्लांट स्पीसीज के बारे में। और एशिया में जो है आप ये कह सकते हैं कि 4th पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद भारत में करीब 15,000 जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दुनिया भर के जितने भी यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका यहाँ पर 6% जो है वो भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फंस, एल्गी एंड फंगाई, ठीक है। तो मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। इंडिया ऑल्सो हैज अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो है वो एनिमल्स भी बहुत सारे अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के वेजिटेशन होते हैं वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं के ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में भी पढ़ाई हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच बताता हूँ, है ना, कि भाई हम क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं जो उस आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमको मिले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वन शॉट रिवीजन एक बार देख लीजिए, उसमें सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई गई हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 31 में हम देख लेते हैं। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाले जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये वाला जो फॉरेस्ट यहाँ पर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका माउंटेन फॉरेस्ट। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। ये हो गया आपका माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, क्लियर। मतलब जहां जहां पर आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सब हिमालय है ना, तो ये वाला जो रीजन है ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला वाला देखो, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है, ठीक है, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, ये तमिलनाडु वाला थोड़ा सा पार्ट, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाले जो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन इन पर्टिकुलर रीजन्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे, दो मैंने बता दिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन बता दिया, माउंटेन बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट यहां पर हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों पार्ट, ये दोनों जो पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ये आपको थॉर्न फॉरेस्ट के यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके थॉर्न फॉरेस्ट कवर, क्लियर, समझ में आ गया ना।
कहां पर कैसी लोकेशन है ये ऑलरेडी समझाया हुआ है, बस एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा तो आपको ये चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी कि पेपर में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये डेल्टा वाला पार्ट हो गया, ये डेल्टा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये डेल्टा वाला पार्ट, ये डेल्टा वाला पार्ट, ये जो डेल्टा वाले पार्ट यहां पर है, यहां पर आपको कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव। ठीक है, जहां जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं वहां पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आप यहां पर इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा जो पार्ट यहां पर है ना, इसके अलावा जितना भी पार्ट बचा, ठीक है, तो ये मैंने आपको मैंग्रोव बता दिया। अब ये वाला जो पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, ये सब जो पार्ट यहां पर है, ये सब है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये सब आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो है ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट यहां पर इस रीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब नहीं आएंगे, है ना, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, केवल ये वाला जो पार्ट है ये, बाकी के पार्ट में यहां पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट हो गए, और ये आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में बोला गया है कि ये लोकेट करने को भी आ सकता है, आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पता होना आवश्यक है। चलिए अब हम यहां पर क्या करते हैं कि लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर है। ठीक है, तो उससे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा कॉर्बेट कहां पर है, काजीरंगा कहां पर है, रणथंबोर कहां पर है, शिवपुरी कहां पर है, कान्हा कहां पर है, सिमलीपल कहां पर है, मानस कहां पर है। तो इसको आपको लोकेट करने को आ सकता है, ये टर्म 2 एग्जामिनेशन में सिलेबस में आपको गिवन है। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखेंगे तो ये रहा कॉर्बेट। कॉर्बेट जो है वो कहां पर है, वो आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आप ये देखेंगे ना, तो जैसे शिवपुरी और कान्हा, ठीक है, शिवपुरी और कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, शिवपुरी जो है वो ऊपर की तरफ है, कान्हा नीचे की तरफ है। तो ये हो गया आपका शिवपुरी, ठीक है, और ये हो गया आपका कान्हा। ये दोनों जो हैं ये कहां पर हैं, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो शिवपुरी है, और नीचे की तरफ जो है वो आपको कान्हा देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये है आपका रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर जो है वो कहां पर है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान में हो गया रणथंबोर। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे मानस, ठीक है, तो मानस जो है वो कहां पर है, ये आपको आसाम में, अभी इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। ठीक है, मानस हो गया। तो मानस जो है ना, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर देखो ये मानस है, और ईस्टर्न की तरफ जो है वो काजीरंगा है ना, मतलब लेफ्ट साइड में जो है वो मानस है, ठीक है, और राइट साइड में जो है वो काजीरंगा है। तो गलती नहीं करना है कि आपने मानस को काजीरंगा बोल दिया और काजीरंगा को मानस बोल दिया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। लेफ्ट में मानस है और राइट में जो है वो काजीरंगा है। सिमलीपल जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये उड़ीसा में है ना, तो ये हो गया आपका उड़ीसा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है ना, तो फिर आप अच्छे से मार्क कर पाओगे। कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा आसाम, रणथंबोर राजस्थान, शिवपुरी और कान्हा मध्य प्रदेश, शिमलीपल उड़ीसा, और मानस जो है वो आपको आसाम में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यहां पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं 33। अब यहां पर कुछ बर्ड सेंचुरीज हैं। ठीक है, बर्ड सेंचुरीज में से भरतपुर और रंगनाथित्तू जो है ये आपको लोकेट करना है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी और दक्षिणगम। ठीक है, तो इनको यहां पर क्या है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपको यहां पर लोकेट करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वो लोकेट कर लेते हैं जो हमारी बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, सो ये रहा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर जो यहां पर बर्ड सेंचुरी है ये आपकी राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद ये रहा रंगनाथित्तू। रंगनाथित्तू जो है ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, और कर्नाटका में जो है ये रंगनाथित्तू बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल गई। ठीक है, तो इन दोनों को आप इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें जो भी मैंने मैप वगैरह वाले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो मैप वाला देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा दक्षिगम। दक्षिगम जो है वो जम्मू कश्मीर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद राजाजी जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो और कौन सा है, सरिस्का। ठीक है, सरिस्का जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, और उसके बाद मुदुमलाई, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, लोकेशन पता होनी चाहिए। दक्षिगम जम्मू कश्मीर, राजाजी उत्तराखंड, सरिस्का राजस्थान, और मुदुमलाई जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। तो उसके बेसिस पे आप चीजों को लोकेट यहां पर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन नंबर 33
32, 31 ये आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन का सिलेबस है। ठीक है कि ये सब चीजें जो हैं वो आपको लोकेट करने को आ सकती हैं या आइडेंटिफाई करने को किया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे यहां पर याद रखना। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहां पर स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंटेंट जो है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका बेनिफिट हो। मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, 100% फ्री है ना। आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और जो ऐप है उस पर सभी क्लास के वीडियोस और सब्जेक्ट को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।